नमस्कार दोस्तों। अपन ने पिछली क्लास में राजस्थान का अपवा तंत्र पढ़ रहे थे हम, जिसमें अपवा तंत्र में हमने पहले राजस्थान का परिचय कंप्लीट कर लिया और उसके बाद में राजस्थान का परिचय कंप्लीट करने के बाद में अपन ने नेक्स्ट अरब सागर का अपवा तंत्र देखा, जिसमें सबसे पहले अपन ने लूनी नदी कंप्लीट करी, उसके बाद माही नदी कंप्लीट करी, इसी तरह अपन ने साबरमती कंप्लीट कर ली। अब दोस्तों आज जो अपन पश्चिम बनास कंप्लीट कर ली, साबरमती नहीं करी अपन ने, तो अब आज अपन करेंगे साबरमती। कौन सी नदी करेंगे दोस्तों? साबरमती। तो दोस्तों साबरमती नदी का उद्गम अपने उदयपुर से होता है और वो जगह का नाम है पडराना। पडराना से इसका उद्गम होता है। किसका? साबरमती का उद्गम पडराना से होता है। अब इसका उद्गम देख लिया तो अब इसका संगम भी देखेंगे। ये नदी जाकर समुद्र में मिलती है, तो जो नदी समुद्र में मिलती है उसको अपन संगम बोलते हैं दोस्तों। और ये संगम कहां है इसका? गुजरात में है दोस्तों। ठीक है, गुजरात में ये जाकर गुजरात के पास कच्छ में ये मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसकी टोटल लंबाई अगर अपन देखें दोस्तों, टोटल लंबाई इसकी राजस्थान की और गुजरात की 471 किलोमीटर कुल लंबाई है दोस्तों। कितना है? 471 किलोमीटर इसकी लंबाई है, राजस्थान से शुरू करके, और ये कहां तक जाती है? गुजरात तक जाती है। और दोस्तों ये राजस्थान में 45 किलोमीटर बहती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो साबरमती नदी है वो राजस्थान में कितना बहती है दोस्तों, तो आपको कितना बताना है? 45 किलोमीटर। ठीक है, इसका अपवा क्षेत्र ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। अपवा क्षेत्र कितना है? केवल उदयपुर में कितना है? 0.1%, 1.1% है। 1.1% क्षेत्र अपवा क्षेत्र है। और बाकी क्षेत्र, क्योंकि इसकी शुरुआत यही उदयपुर से हो रही है, इसके आगे जाकर ये इसका अपवा क्षेत्र बढ़ जाता है दोस्तों। अपवा क्षेत्र बढ़ने की वजह से उसका क्या हो जाता है? बहाव क्षेत्र बढ़ जाता है। और बहाव क्षेत्र बढ़ने की वजह से क्या होता है कि उसका ज्यादातर अपवा क्षेत्र गुजरात में रहता है दोस्तों। अब ये तो अपन ने कर ली इसकी बेसिक बातें। अब अपन को इसके लिए देखना है कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सहायक नदियां भी पूछी जाती है, ज्यादातर एग्जामों में यही पूछा जाता है कि ये सहायक नदी कौन सी नदी की सहायक है। तो आपको एक ट्रिक के माध्यम से मैं बताता हूं। सहायक नदी जो होती हैं दोस्तों, उसकी ट्रिक अपन देखते हैं। ट्रिक है वैसे हमें मावा चाहिए। वैसे हमें मावा चाहिए, वैसे वैतरक, से सेई, है से हतमती, मैं से मेशवा, वेत्रक, सेई, हतमती, मेसवा, ये क्या है? उसकी सहायक नदियां हैं। किसकी है सहायक नदी हैं? साबरमती की। मेसवा का माजम नाम भी है दोस्तों। क्या है? मेसवा का नाम माजम भी है। तो इसके माध्यम से अपन ने इस ट्रिक के माध्यम से इसकी सहायक नदियों को देखा कि ये उसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। सहायक नदी की कोई निश्चित संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि छोटा सा नाला भी अगर कहीं से आके गिरता है तो उस क्षेत्र विशेष में उस नाले को कुछ नाम दिया होगा कि भाई ये नाला है, ये नदी है।
तो इस तरह से उसकी मुख्यतः जो नदी है ना उन्हीं का ध्यान दिया जाता है। तो ये अपन ने देखा इसकी सहायक नदियां। अब अपन देखते हैं कि इस पर जल सुरंग, जो साबरमती है उस पर जल सुरंग बनाई गई है दोस्तों। उसमें सबसे पहली सेई जल सुरंग है। अपन ने पिछले वाली क्लास में भी सेई जल सुरंग के बारे में अध्ययन किया है। पिछले वाली क्लास में भी अपन ने सेई जल सुरंग को पढ़ा है। इस जल सुरंग में क्या है कि यह उदयपुर से निकलती है और पाली तक जाती है, उदयपुर को पाली से जोड़ती है। और ये वाली सुरंग सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान में सबसे पहली जल सुरंग यही है। कौन सी है? यह सुरंग राजस्थान की सबसे पहली जल सुरंग है। यह सुरंग राजस्थान की पहली जल सुरंग है। ठीक है दोस्तों, यह राजस्थान की पहली जल सुरंग है और ये क्या करती है? उदयपुर को पाली से जोड़ती है। और दोस्तों ये क्या करती है? जवाई बांध में। जवाई बांध कहां है? पाली में। अब आपको याद है तो जवाई बांध को राजस्थान का अमृत सरोवर कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है उसको। जो मारवाड़ का पश्चिमी पूरा राजस्थान क्षेत्र है उसमें जल की आपूर्ति कहां से की जाती है? अपने जवाई बांध से। और जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। जवाई बांध को जल की कमी को पूरा करता है। क्या पूरा करता है? जवाई बांध। जो जवाई बांध को जल की कमी पूरा करता है, कौन सा? अपना ये जो यह सुरंग जो है ना, सेई जल सुरंग जो है वो पूरा करता है। तो आपके लिए इस सेई जल सुरंग में 3 फैक्ट महत्वपूर्ण हो गए कि ये राजस्थान की सबसे पहली जल सुरंग है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि उदयपुर को पाली से ये जल सुरंग जोड़ती है और ये जवाई बांध को जल पूर्ति करती है। और जवाई बांध है वो क्या है? मारवाड़ का अमृत सरोवर। जवाई बांध क्या है? मारवाड़ का अमृत सरोवर है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा एक और सुरंग है मानसी वाकल जल सुरंग। ठीक है दोस्तों, जो मानसी वाकल जल सुरंग है दोस्तों, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये मानसी और वाकल नदियों को जोड़कर बनाया गया है। मानसी प्लस वाकल नदियों को जोड़कर बनाया गया है। इसके साथ में और क्या है इंपॉर्टेंट चीज कि ये मानसी और वाकल नदियों को जोड़कर बनाया गया है। ये क्या करता है कि ये जो है देवास या फिर मोहनलाल सुखाड़िया, देवास या फिर मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना
मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना को जलापूर्ति करता है? इसके अलावा अपन ने अभी इस साबरमती परियोजना से रिलेटेड जो जल सुरंग हैं वो सारी देख ली, और इसका जो बहाव क्षेत्र है वो सब हमने देख लिया। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि राजस्थान की प्रमुख अंतः प्रवाही नदियां, राजस्थान की प्रमुख अंतः प्रवाही नदियां, ये जो नदियां हैं दोस्तों, इनमें क्या है, जो अंतः प्रवाही नदियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी क्या है? घग्गर नदी। अब आपको अंतर प्रवाह के बारे में भी समझना होगा। अंतः प्रवाही नदियां उनको बोलते हैं जो समुद्र में जाकर नहीं मिलती हैं, किसी खाड़ी में, किसी रन में जाकर नहीं मिलती हैं और वो भूमि के अंदर ही लुप्त हो जाती हैं, उन नदियों को अंतः प्रवाही नदी बोलते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण है वो घग्गर है। सबसे पहले हम घग्गर नदी को देखते हैं। तो घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है ना, अपवा क्षेत्र, सबसे पहले इसका अपवा क्षेत्र देखें तो अपवा क्षेत्र कहां है इसका, कि ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। गंगानगर व हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, अब गंगानगर और हनुमानगढ़ में ये घग्गर नदी बह रही है, तो दूसरा इसका क्या होगा कि ये निकलती कहां से है। जो घग्गर नदी है, जो राजस्थान की पहली ऐसी नदी है जो हिमालय से, पहली नहीं एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से बहकर हमारे राजस्थान में आती है। पहली ऐसी नदी है जो हिमालय से बहकर आती है। तो अपन को इसमें होगा, अब ये हिमालय से कहां से निकलती है, तो घग्गर नदी हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। शिवालिक श्रेणी की कालका पहाड़ियों से निकलती है। ये याद रखना आपको, क्या याद रखना है, कालका पहाड़ियों से। घग्गर नदी हिमालय की शिवालिक क्षेत्र की शिवालिक क्षेत्र की कालका पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, घग्गर नदी हिमालय की शिवालिक क्षेत्र की कालका पहाड़ियों से निकलती है। ये इसका उद्गम हो गया। अब इसके बाद अपन देखें तो इसके प्रमुख नाम देख लेते हैं अपन। प्रमुख उपनाम, किसके, घग्गर नदी के प्रमुख उपनाम, उसमें सबसे पहले सरस्वती। अब ये चीज बहुत महत्वपूर्ण हो गई कि भाई सरस्वती का उल्लेख हमारे वेदों पुराणों में अच्छे से किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि वैदिक काल में सरस्वती इस क्षेत्र में बहती थी। सरस्वती वैदिक काल में इस क्षेत्र में बहती थी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसको अंग्रेजों ने सोरो ऑफ राजस्थान कहा है। क्या कहा है, सोरो ऑफ राजस्थान। इसका मतलब यह है कि राजस्थान का दुख, सोरो ऑफ राजस्थान मतलब राजस्थान का दुख का है। क्यों, क्योंकि ये अब विलुप्त हो चुकी है। राजस्थान में एक अच्छी मात्रा में जलापूर्ति हिमालय पर्वत से निकलने वाली नित्यवाही नदी होने के बावजूद, और एक हमेशा पानी की जलापूर्ति करने वाली नदी अब गायब हो गई। समय के साथ में वो गायब हो गई, विलुप्त हो गई। और वो विलुप्त होने की वजह से उसका अवशेष बताते हैं कि घग्गर उसी सरस्वती नदी का अब अवशेष है। तो इसको सरस्वती कहते हैं और सोर ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। ठीक है,
इसका नाम दृश्य द्वैती भी है। दृश्य द्वैती भी है, ठीक है। इसके अलावा इसका नाम नट भी है। क्या है दोस्तों? नट या नाली। और घग्गर इसको कहते ही हैं। इसके अलावा ये विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसका नाम मृत नदी भी है। अगर ये विलुप्त नहीं होती तो इसको मृत नदी नहीं कहते। अब ये विलुप्त स्थिति में है। सरस्वती पहले बहुत अच्छी नदी थी और ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती थी, लेकिन अब घग्गर विलुप्त सी हो गई और इसलिए इसको मृत नदी भी कहते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। उपनाम के नाम से पूछा जा सकता है कि मृत नदी किसका उपनाम है, नट या नाली किसका उपनाम है, सोर ऑफ राजस्थान किस नदी को कहा जाता है। तो आपको ये सब चीजें, इसके उपनाम याद रखने हैं दोस्तों। अब अपन इसको एक मैप के माध्यम से देखेंगे। मैप में क्या देखेंगे कि कहाँ इसकी फैक्चुअल कंडीशन है, मतलब कहाँ से ये लोकेशन से इसका उद्गम हो रहा है और किस तरह से ये राजस्थान में प्रवाहित होने के बाद में नीचे गिर रही है। ठीक है दोस्तों, तो अपन को देखना है कि ये शिवालिक पहाड़ियां हैं। शिवालिक कालका पहाड़ियां, ठीक है दोस्तों। और ये शिवालिक कालका पहाड़ियां कहां पर है दोस्तों? हिमालय में है। और इनका उद्गम यहां से होता है और अपने राजस्थान में ये प्रवेश करती है टिब्बी तहसील से। टिब्बी तहसील से राजस्थान में प्रवेश करती है और इसके किनारे पर दो महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं। एक का नाम है कालीबंगा और एक का नाम है पीलीबंगा। ठीक है दोस्तों, एक का नाम है कालीबंगा, एक का नाम है पीलीबंगा। तो ये दो महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं, घग्गर नदी के किनारे पर बसी हुई हैं। और ये यहाँ पर इसका बहाव क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा होता है, ऐसे नहीं कि एक बिल्कुल पतले सकरे के हिसाब से चलता हो। ये बहाव क्षेत्र बड़ा होने की वजह से इसको यहाँ पर नाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नाली। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में यहां बहने के बाद में ये कहां तक जाती है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। कहां तक जाती है दोस्तों? फोर्ट अब्बास। और फोर्ट अब्बास में लुप्त हो जाती है ये। बहाव क्षेत्र कौन से जिले हो गए? हनुमानगढ़ और गंगानगर, दो इसके बहाव क्षेत्र हो गए। तो ये महत्वपूर्ण चीजें इसकी जो थी मैंने आपको लगभग बता दी। अब इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है कि ये इसका अवशेष मिलता है। किसका? पानी का अवशेष मिलता है। और इस जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह को दोस्तों जलपट्टी बोलते हैं, जो जैसलमेर में है दोस्तों। तो अपने सरस्वती का पुराना जो मार्ग है उसको खोजने के लिए अभी भी काम चल रहा है और उसका अभी भी बाकायदा सरस्वती का खोज का काम चल रहा है और उसको खोजा जा रहा है। तो इस तरह से ये जल पट्टी है पुरानी, वो चल रही है। और इस इलाके में ये क्या करता है?
अभी भी इसका काम चल रहा है। तो इसका अंत कहां होता है, इसको अपन देख लेते हैं एक बार। फोर्ट अब्बास में अंत हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कालीबंगा व पीलीबंगा की शरण स्थली है। तो ये अपन ने महत्वपूर्ण फैक्ट दो नदियों के बारे में देखा। एक अपन ने साबरमती के बारे में देखा और एक अपन ने आंतरिक प्रवाह वाली नदी घग्गर के बारे में देखा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।